Umaragoumani gandim gunagin mahanad parchat bangwahan gahi nalay nay wataw waspay nay manakir nay. आपने मैं एरिस्टोटल टू मेडिसिन थोड़ी सी try to read like 10 pages of principles of philosophy. सही। आप जी सॉरी रीडिंग्स पढ़ लिया? आज वाली नहीं। सही। समझ यानी कि आ गई है कि बात क्या होने लगी है। तो सिंपल और आसान भाषा में ये है कि हम आज जनरली एक हिस्ट्री ऑफ फिलॉसफी ऑफ साइंस के ऊपर एक लेक्चर होगा। साइंस जिस चीज़ को कहते हैं वो महज एक मतलब एम्पेरिकल या जिसको नॉर्मली है एक ऑब्जेक्टिव चीज़ कोई है नहीं जनरली। तो उसमें काफ़ी फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से इस इल्म को इस तरह माना जाता है। जैसे कायनात को मादी मानना और सोर्स ऑफ नॉलेज को महज सेंसरी एक्सपीरियंस तक रखना, मैथमेटिक्स के एक ख़ास किस्म की अल्ट्रेशन, लॉजिक की एक ख़ास अंदाज़ की जो उसका लॉजिक का इस्तेमाल है, ये पूरा मुख्तलिफ़ आर्गूमेंट्स हैं जो कि मुख्तलिफ़ दौर में मुख्तलिफ़ लोगों ने दिए हैं। हम जनरली कुछ लोगों को उठाएंगे। तो एक ट्रेस है फ्रॉम एरिस्टोटल टू कंटेम्प्रेरी फिलॉसफी ऑफ साइंस, जिसमें ये दिखाया जाएगा कि ऑब्जेक्टिव फैक्ट का जो तसव्वुर है कि जो खारजी एक हकीकत है वो असल में थ्रू आउट हिस्ट्री क्या थी, और वही ऑब्जेक्टिव फैक्ट का तसव्वुर है कि उसको परसीव कैसे किया जाता है, उसको स्टडी कैसे किया जाएगा, इंडिविजुअल क्या होगा और पूरा सोशली उस पर एप्लीकेशन क्या होगी। वही एक्चुअली एक तरह से साइंटिफिक मेथड की हिस्ट्री भी बता देती है क्यों क्या है। उसको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से दिखाया जा सकता है, सिर्फ ऑब्जेक्टिव फैक्ट की हिस्ट्री से नहीं दिखाया जा सकता, उसको इंडक्शन की हिस्ट्री से भी दिखाया जा सकता है उसको। तो हम सबसे पहले जो एक शख्स हैं जिसने ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज की तरफ या एज ए नॉलेज एज ए डोमेन को प्रमोट किया था फ़लसफ़े में, ख़ास कर उनका नाम है नेचुरल साइंस में इनिशियल लोगों में वेस्टर्न हिस्ट्री के अंदर उनका नाम शुमार होता है, वो एरिस्टोटल हैं। वो नेक्स्ट नहीं इसमें है, इसमें एरिस्टोटल जो हैं, ये रफ़ाइल की पेंटिंग है असल में। तो ये एरिस्टोटल हैं जो ये दिखा रहे हैं कि जो फॉर्म्स हैं वो इस दुनिया में हैं। ये एरिस्टोटल जी ये नीचे की तरफ पॉइंट कर रहे हैं कि फॉर्म्स विद इन मटीरियल या ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड एग्जिस्ट करती हैं। जो प्लेटो हैं वो ये हैं जो ये दिखा रहे हैं कि फॉर्म्स जो हैं वो यहाँ पे नहीं हैं, ये जो है फॉर्म्स ये जो एग्जिस्ट कर रही है ये एग्जिस्टेंस उस फॉर्म के एग्जिस्टेंस की एक रिफ्लेक्शन है। तो साथ में ये सारे यूनानी हैं जिनमें से ये अक्लीदस हैं, यहाँ नीचे ज्योमेट्री का कुछ बना रहे हैं, यहाँ पे वो भी होंगे, रुश्त भी हैं, ये हैं, ये मुसलमान हैं, ये रुश्त हैं, और यहाँ पे डायोजेनिस भी पड़े होंगे, ये हैं, ये डायोजेनिस है, डायोनिसिस, ये टॉलेमी हैं जिनके ग्लोब जिनके हाथ में। तो रफ़ाइल की है ये इसको कहते हैं स्कूल ऑफ एथेंस। तो ये सारे तकरीबन हैं। इसकी एक कॉपी सादिकैन ने भी बनाई थी जो शायद स्कूल ऑफ दारुल हिकमा के नाम से थी, पता नहीं क्या थी वो। उसमें सारे मुस्लिम फ़लसफ़ी थे, वो भी इसी तरह के। वो तो बहुत बड़ी है, ये तो छोटी है उससे। हाँ इंशाल्लाह। अभी तो आप पहले सुने एंड कीप योर क्वेश्चंस, बिल्कुल, देन टेल अस वेदर दे आर आंसर्ड और नॉट। परफेक्ट। तो फैक्ट का तसव्वुर सिर्फ फैक्ट आपके ख्याल में है क्या वैसे, जिसको हम फैक्ट कहते हैं? जो वेरीफाई हुई हो पहले से कोई चीज़। फैक्ट जो वेरीफाई हुई हो। ठीक, और कोई रीजन, लॉजिकल। लॉजिकल क्या मतलब है? प्योर रियलिटी। फैक्ट रियलिटी होगी इसकी एग्जिस्टेंस पे शक ना हो। इसकी एग्जिस्टेंस पे शक ना हो। लॉजिकल का क्या मतलब है?
डिडक्शन की बात कर रही थी ना, डिडक्टिव रीजन की। हाँ, परफेक्ट जो है वो क्या है? डिडक्शन तो एक मुख्तलिफ एक मेथड है, फैक्ट क्या है आपके ख्याल में? कौन सा जो प्रूव हो सके? वैलिड भी जिस तरह कहते हैं, वैलिड जो वैलिड हो वो फैक्ट आपके ख्याल में? कोई ऑनलाइन अगर किसी को अंदाज़ा हो कि फैक्ट क्या होता है? लिख रहे हैं जी, ट्रू वेरीफाइड नॉलेज। अरे वाह, कमाल हो वेरी नाइस। सर, योर वॉइस इज ब्रेकिंग। फिर भी ट्रू वेरीफाइड नॉलेज सही। अभी लिख रही हैं जवाब। सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस, ठीक। वेरीफाइड नॉलेज सपोर्टेड बाय सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस। बेहतर। अच्छा, आपके ख्याल में? कोई भी ऐसी चीज़ जिसकी वैलिडिटी को वेरासिटी को चैलेंज ना किया जा सके। हाँ, आप इसी को रिफ्रेश कर रहे हैं। फैक्ट असल में जिस चीज़ को कहते हैं वो ट्रू या फॉल्स नहीं हो सकती। वेरीफाइड चीज़ ट्रू हो सकती है, फॉल्स हो सकती है। फैक्ट ट्रू भी नहीं हो सकती, तो फैक्ट ट्रू वेरीफाइड नॉलेज नहीं होती। फैक्ट कुछ और चीज़ होती है जो ऑब्जेक्टिव है। ट्रू वेरीफाइड नॉलेज एक प्रोपोजिशन होती है, जो हम सेंटेंस बनाते हैं वो ट्रू होगी या फॉल्स होगी, एक अलग मामला है। जो फैक्ट को रिफ़र कर रही है वो एक अलग चीज़ है। फैक्ट जो है वो एंटिटी है जिसके मुतालिक हम बात कर रहे हैं, वो ऑब्जेक्ट है या ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड में वो चीज़ है जिसके बारे में हम बोल रहे हैं, वो फैक्ट है। जो हम बोल रहे हैं, हम समझ रहे हैं, वो उसके मुतालिक है फैक्ट के। तो फैक्ट कुछ और चीज़ है, उसके बारे में जब रेफरेंस अब देते हैं तो वो कुछ और है। तो फैक्ट को जाना कैसे जाता है, उसमें एक सिस्टमेटिक अंदाज में जिस शख्स ने किया है वो अरस्तू हैं, जिस पे हम अभी बात कर रहे हैं। उनकी एक किताब है ऑर्गेनन के नाम से, जो तकरीबन 6 या अच्छा, हम अरस्तू से पहले ही आ गए, बात आगे निकल चुकी। इस पूरे डिस्कोर्स के अंदर हमें 3 चीज़ें जो हैं वो फोकस रखनी और जाननी है जो ज़रूरी हैं। पहली चीज़ ये कि लॉ ऑफ पार्सिमिनी क्या होती है। दूसरी चीज़ नेक्स्ट करेंगे तो आएगा, लॉ ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन जो है वो क्या है। तीसरी जो साइंस के हाँ हमें बहुत बाद में जाके मिलेगी, वो ये है कि पर्पस क्या है ये साइंस करने का, और इसी तरह करने का पर्पस क्या है। तो लॉ ऑफ पार्सिमिनी ये है कि कोई भी इंफॉर्मेशन या मालूमात कुछ भी हो, उसके वजूहात या उसके पीछे के तमाम मज़मुरात जितने हैं वो जितने सिंपल तरीके से पेश किए जा सकते हैं उतने सिंपल रखे जाएं, वो बेहतर है। ये नहीं है कि यही तरीका है, बल्कि ये है कि ये बेहतर और यूज़फुल सिस्टम है, इसको इसी तरह करना चाहिए। बिला वजह की कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होनी चाहिए उसके अंदर। ये एक बहुत बड़ा एम होगा पूरे मतलब हिस्ट्री ऑफ साइंस के अंदर, तो बहुत ख़ास तौर पे है, मगर वैसे मेटाफिज़िक्स में भी इसका बड़ा ख़ास किरदार है। लॉ ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन ये है, वो 2 तरह के होते हैं। आर्गुमेंटेशन में ये होता है कि कोई भी चीज़ इनफाइनाइट रिग्रेस में नहीं जा सकती, जो उस दिन उमर शौकत साहब बात कर रहे थे, अगर आपको इनफाइनाइट रिग्रेस का याद हो कि चेन ऑफ कॉजेज पीछे ले जाते एंडलेस चेन ऑफ कॉजेज नहीं हो सकते। हाँ, एक दूसरा वो सर्कुलर नहीं हो सकता, कॉजैलिटी सर्कुलर नहीं हो सकती, चाहे वो 500 के बाद दोबारा यहाँ पे आए तब भी सर्कुलर है। तो ये रिडक्शन एब्सर्डम होता है। तो आप एक आर्गुमेंट बनाते हैं, उसको शो यूँ करते हैं कि उनके दोनों उनका होना और ना होना बैक वक्त साबित होता है, जिसको कहते हैं एपिस्टेमोलॉजी में अरबी में बदियात उला कहते हैं कि बैक वक्त कोई चीज़ होने और ना होने की हालत में नहीं हो सकती। आपने एक आर्गुमेंट में साबित ये करना है कि कोई चीज़ प्रूफ भी है और उसी की नेगेशन इस आर्गुमेंट में प्रूफ है, तो इसका मतलब है वो कॉन्ट्रडिक्टरी है। तो किसी चीज़ को टोटोलॉजिस्ट दिखाने के लिए उसके नेगेशन को कॉन्ट्रडिक्शन साबित करना होता है, मतलब वो जो हमेशा ट्रू हो। ये लॉ ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन या रिडक्शन एब्सर्डम का जो है मकसद है आर्गुमेंटेशन के अंदर। सही ये है।
तो तीसरी ये है जो बाद में जो ऑब्जेक्टिव साइंस का जो अभी चल रहा है उसका एक बहुत जनरल सा एक मकसद है, वो ये है कि साइंस जो आजकल बहुत कॉम्प्लेक्स हो चुकी है, शुरू में मामला ये था कि साइंस को सिंपल होना चाहिए और एक्सेसिबल होना चाहिए, मगर जहाँ तक यूज़फुल साइंस का ताल्लुक है वो सिंपल भी है और एक्सेसिबल भी है। जैसे कि गाड़ी, मैकेनिकल चीज़ें जितनी भी हैं वो, और एक क्वांटम का हमारे साथ कोई रिश्ता नहीं है इतना, तो वो जितना कॉम्प्लेक्स हो वो एक और मामला। जी नेक्स्ट, ये अरस्तु की वो किताब है जिसकी वन ऑफ द एक पुराना सबसे अरबी एक ट्रांसलेशन है। इसके ये सारे वो करते जाए ऑर्गेनन है। इसका पहला एरिया जो है वो कैटेगरी है। कैटेगरी में वो डिवाइड करता है चीज़ों को क्वालिटीज़ में, क्वांटिटीज़ की जो डिस्कशन होती है, रिलेशंस अलग होती हैं और सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी, ये चैप्टर उस पर है। दूसरा जो है ऑर्गेनन, ऑर्गेनन बुक का नाम है अरस्तु अगर आप टेक्स्ट पढ़ लेते नहीं इसकी बात है। ऑर्गेनन अरस्तु का एक टेक्स्ट है जिसमें सिस्टम ऑफ, यूँ कर दें कि एक मेथड है इन्वेस्टिगेशन का, जिसमें लॉजिकल मोस्टली मेथड है। उसमें आर्गुमेंट्स और जो उनके टर्म्स हैं, अब उनको कैसे कहते हैं, कि कोई स्टेटमेंट है उसमें आप चीज़ को रेफ़र कर रहे हैं, तो वो रेफ़र चीज़ जो है, जिस चीज़ को रेफ़र करिए, क्या दोनों सिमिलर हैं या डिफरेंट हैं, क्या दोनों क्वांटिफाइड हो सकती हैं या क्वालिफाइड हो सकती हैं, क्या पहला दूसरे के अंदर आता है या दूसरा पहले के अंदर आता है, जिसमें आप यूनिवर्सल और पर्टिकुलर की डिफरेंस डिस्टिंक्शन करते हैं। हाँ नहीं, सेट्स और सबसेट्स की बात नहीं हो रही। बनी नौ इंसान के जो जीनस है वो ह्यूमन है और लिविंग एनिमल है, ह्यूमन इज अ पार्ट ऑफ दैट यूनिवर्सल। सेट एक मुख्तलिफ तस्वुर है। अब यूनिवर्सल को उस तरह देखा जाता है। अरस्तु के हाँ यूनिवर्सल सेट नहीं होता, सेट एक फ़र्क चीज़ होता है, नेचुरल नंबर का सेट होता है मगर मैन सेट नहीं होता। जैसे 9 जो है वो इंसान है, हम सब उस 9 के हिस्से हैं, उस जेनेसिस के भी पर्टिकुलर्स। तो ये उस आज तक यूज होता है कि वो जेनस क्या है, लिविंग है, एनिमल है, इंसेक्ट है, फिर उस इंसेक्ट के पर्टिकुलर्स है, फिर उसके बगैर नॉर्मल जो किंगडम जो होता है बायोलॉजिकल जो पूरा है वो अरस्तु से चला रहा है। वो जेनस उसका होता है और बाकी सारा उसकी सब डिवीज़न होती हैं। मैमेलिया अलग होता है, फिर बाइपेड अलग होते हैं, फिर उसके अंदर फिर पूरा सिस्टम ऑफ थिंकिंग एंड क्लासिफाइंग थिंग्स। इसलिए ये ऑर्गेनाइजेशन वाले लफ्ज से तो नहीं इसकी रूट मिलती है। ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली इसका ऑर्गेनाइजेशन की बेसिक जो है वो कैटेगराइजेशन ऑफ नॉलेज है। नॉलेज को जो है वो डिफाइंड, कैटेगराइजेशन नहीं है, ये मेथड है कि कैसे किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसके बाद जो एक अहम चेंज है वो इस किताब की बुनियाद पर इसी को रद्द करने के लिए है, वो भी इसी आइडिया के ऊपर है जो अरस्तु दे रहा है। जी, डी इंटरप्रिटेशन जो है ये आर्गुमेंट पे है, सिर्फ प्रोपोजिशन होती क्या और क्या नहीं। और नेक्स्ट है ये एनालिटिकल एप्रायर है और दूसरा है। ये दो अहम तस्वुर हैं जो समझने वाली हैं। अब मैं टाइम भी देखता जाऊंगा क्योंकि मैं बोलता बहुत ज़्यादा हूँ। तो हाँ, एनालिटिकल ए प्रायर और ए पोस्टीरियर राय को किसी को पता है क्या होता है? A priori होता है कि before, prior, like it exists before. A priori. और दूसरा कौन सा था? ए पोस्टीरियर राय। Posterior means after the event. बिफोर द इवेंट। चलो ठीक। एनालिटिकल ए प्रायर क्या होता है? एनालिसिस से पहले आपने कोई assumptions बनाई हैं। गिवन Analytical A priori. एनालिटिकल ए प्रायर है और ये 4 डिस्टिंक्शन है। इनमें से अरस्तु कहाँ पे पहुँचता है वो एक अलग मामला है, लेकिन डिस्टिंक्शन जो है वो लॉजिक में इस तरह के हैं। ए प्रायर है वो चीज़ है या वो स्टेटमेंट है, ये एनालिटिकल ए प्रायर है या सिंथेटिक ए पोस्टीरियर है। अब अगर मिसाल के तौर पर हम ये कहें कि 2 + 2 इक्वल्स हैं 4 के, यहाँ पे 2 + 2 सिनोनिम है 4 के।
अगर हम 2 + 2 कहें या 4 कहें, दोनों का मतलब सेम है। जो सब्जेक्ट है वो, जो ऑब्जेक्ट प्रेडिकेट है वो इंटेल करता है सब्जेक्ट को, वो ए प्रायर होता है। अगर दोनों सिनोनिमस हों, मतलब उसमें से कोई भी जनरल आइडिया बाहर ना निकले, वो एनालिटिकल ए प्रायर होता है। अब कोई ऐसी चीज़ जो कि एक सब्जेक्ट के अंदर इजाफा करे, जैसे कि क्या कह सकते हैं उसको, एक पोस्टीरियर राय क्या होते हैं। अब काले होने के साथ जग का होना ज़रूरी नहीं होता। अगर कोई जग का तस्वुर ज़रूरी नहीं होता, जग पानी का जग उसमें जो है रिलेशन जग का काला होना ज़रूरी नहीं है कि जो काला रंग है, काले रंग की जो शय है वो जग है, तो काले रंग की शय कुछ और भी हो सकती है। तो ये यहाँ पे प्रेडिकेट जो है सब्जेक्ट के अंदर मौजूद नहीं है, वो ए पोस्टीरियर राय है। सिंथेटिक ए पोस्टीरियर राय में वो एक्सटेंड कर देता है सब्जेक्ट के मीनिंग को। वो और बहस है कि ये दोनों पॉसिबल है नहीं, मगर एक सिंथेटिक ए प्रायर होता है, एक सिंथेटिक जी। कोई एग्जांपल और दें मुझे, जग के साथ काले का। जग की डेफिनेशन में काला होना जरूरी नहीं, इट्स एन एडेड प्रॉपर्टी, जी पोस्टीरियर है, बाद में जी। आती है। ओके हाँ, ये बेहतर आइडिया था। तो नेक्स्ट ये दोनों इसमें किताबें हैं जो कि इस बहस के ऊपर हैं। एनालिटिक ए पोस्टीरियर है, वो एनालिटिक बताते हैं, बाद में एनालिटिक नहीं रहता कुछ भी। ये तो खताबत पे है, ठीक है। ये सोफिस्ट्री पे है। नेक्स्ट करें। अब जो अहम है समझने के लिए वो इंडक्शन और डिडक्शन की डिस्टिंक्शन है। ये दूसरी जो अहम बहस है जो इस दौरान आएगी। ये पूरा दोनों जब आएंगे उसको अभी ना खोल दें वो सारा। आपको अगर ए प्रायर है और ए पोस्टीरियर राय पता थे तो आपको इंडक्शन और डिडक्शन कभी पता होगा। इंडक्शन और डिडक्शन की डिस्टिंक्शन क्या होती है? हाँ, सिस्टम ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन टू डिराइव पार्टिकुलर फ्रॉम यूनिवर्सल। जब आप गिवन सेट, जैसे आप बाहर आपने क्या कहते हैं चिड़िया देखी जी, फिर आप कहें और वो सब चिड़ियों के रंग सफ़ेद थे, जी तो वो उससे आप डिड्यूस करें कि सब चिड़ियाँ सफ़ेद। सही। और मतलब वो सेट ऑफ फैक्ट्स को लेके जब आप एक प्रोपोजिशन बनाते हैं तो वो डिडक्शन है जी। और उसकी जो ऑपोजिट है वो इंडक्शन है। ऑपोजिट क्या है? ऑपोजिट ये है कि जैसे आप ऑपोजिट भूल गए, पहले एक हाइपोथेसिस क्रिएट करते हैं, फिर जाके टेस्ट प्रोपोजिशन देते हैं, उसके बाद ऑल बर्ड्स आर वाइट, और फिर एक होता है इसका था नहीं, ऑल swans are white but all white birds are not swans। इसी तरह की बात है ना सोशियोलॉजी में। हाँ, टाइप्स ऑफ वाइट्स। सही। इंडक्शन का ये मतलब नहीं होता कि पर्टिकुलर में बहुत सारे स्टडी करूं फिर उनसे जो एक जनरलाइजेशन बनाऊं। हाँ, वो नहीं। ये नेक्स्ट करें, इंडक्शन भी आ जाएगा। और ये दोनों कंफ्यूज हो जाते हैं मेरे भी। आप बस गौर करें ना, समझने की कोशिश करें। अच्छा, जो डिडक्शन और इंडक्शन का अब तस्वुर है वो ये है कि डिडक्शन ये है कि हमें ए प्रायर आए कोई स्टेटमेंट या ए प्रायर आए कोई नॉलेज होगा, उसको हम जनरली किसी चीज़ पे अप्लाई करेंगे। जैसे कि मैन इज़ क्या कहते हैं उसको, बोल सकता है इंसान। हाँ, मैन इज़ अ रैशनल एनिमल। मैन इज़ अ रैशनल एनिमल ना, इस तरह कर कह रहे हैं। सोशल एंड रैशनल एनिमल ज़रा ऑस्ट्रेलियन होते हैं, तो मैन इज़ अ सोशल एंड रैशनल एनिमल। तो यहाँ पे इंसान का अरस्तू के ख़ास कर हाँ सोशल और रैशनल एनिमल होना जो है एक गिवन फैक्ट है, जनरल इंफॉर्मेशन है, और वो ए प्रायर है उसके मीनिंग के अंदर। अगर हम यूँ कहें मैन इज़ एनिमल, तो वो चूँकि जानवर है तो जानवर के यूनिवर्सल के अंदर उसमें फॉर्म जानवर की है, तो वो जानवर है, तो उसके अंदर से हम जो भी डिड्यूस करेंगे वो डिडक्शन है। समझ रहे हैं? जैसे आप एक इंसान हो तो आप भी एक जानवर हो, ये एक डिडक्शन है जिसके साथ होता है।
अच्छा, इस पर्टिकुलर से हम यूनिवर्सल हमारे पास पहले से तय है, पर्टिकुलर से हम नहीं आएंगे। हम यूनिवर्सल गिवन है तो वहाँ से लेके हम पर्टिकुलर को डिफाइन करेंगे। हाँ, ये इंडक्शन की बात है, ये डिडक्शन है। डिडक्शन जी हाँ, डिडक्शन ये है। We deduce now, we look at the particular because we know the universal definition of animal. We look at the particular and deduce कि नहीं this is an animal. कि ये भी फिट होता है एनिमल में कि नहीं। Universal is pre-given. Reduce, I always thought कि reduce जो होता है simply अभी आप यूँ है ना कि हमारे पास एक यूनिवर्सल है या जीनस है, उसको हम स्पीशी में डिवाइड करते हैं। स्पीशी को हम पर्टिकुलर में डिवाइड करते हैं। पर्टिकुलर मतलब एक कोई उसका एंटिटी एलिमेंट हो। ये रिडक्शन है, ये डिडक्शन है, ये जो चेन है। अब हम कहते हैं कि अगर हम पर्टिकुलर को जीनस तक लेके आए वो इंडक्शन है, मगर अरस्तु के यहाँ ये नहीं है। हाँ, अरस्तु इस तरह नहीं कहता। अरस्तु कहता है कि ये जो है पर्टिकुलर, हमने इसको मिडिल टर्म के तौर पे इस्तेमाल करना है और डिडक्शन के ज़रिए से साबित करना है। मिसाल के तौर पे जो मशहूर है, सुकरात के साथ हमेशा ये दलालत होती है कि मैन इज़ एनिमल, सोक्रेटिस इज़ मैन, सो सोक्रेटिस इज़ एनिमल। ये जो है यहाँ पे जो साबित हो रहा है वो सुकरात की एग्जिस्टेंस क्या है। सुकरात बहैसियत जानवर जो है एक इंडक्टिव नॉलेज है। जो मिडिल टर्म है वो सुकरात, मिडिल टर्म ये कहते हैं कि ये इसका सब्जेक्ट है, प्रेडिकेट है, और ये सब्जेक्ट है, और ये सब्जेक्ट है, ये प्रेडिकेट है, ये सब्जेक्ट है, ये प्रेडिकेट है। तो ये जो दोनों सब्जेक्ट्स हैं ये इन दोनों के दरमियान में एग्जिस्ट करती हैं कि मैन भी है और एनिमल भी है। तो इसको यूँ करते हैं, सोक्रेटिस इज मैन एंड मैन इज एनिमल। ठीक है, तो सोक्रेटिस इज एनिमल। तो यहाँ पे जो सोक्रेटिस के मुतालिक इंफॉर्मेशन है वो डिडक्शन है, इंडक्शन है। जो अब इंडक्शन है वो फ्रांसिस बेकन ने चेंज किया है, जो एक्सपेरिमेंटेशन के अंदर से हमें मिलती है। मैंने जैसे कहा वो तो वो है। जी हाँ, एक तो ये है। दूसरी चीज़ जो अहम है वो ये है कि साइंस हज़रत फ्रांसिस बेकन से पहले, जो हम आगे बात करेंगे, जो दूसरी अहम चीज़ है इसमें हमें वो नॉमिनलिज्म है, जो एक्चुअली टर्निंग पॉइंट है मिडीवल को पूरा का पूरा, उसकी एक आइडिया है, पूरी कॉन्सेप्शन ऑफ द वर्ल्ड है, वो चेंज हो जाती है। ये स्कॉलास्टिक्स हैं, नॉमिनलिस्ट सारे के सारे, और नॉमिनलिज्म उन्हीं की अपनी, उन स्कॉलास्टिक्स के अलावा और कोई नहीं है नॉमिनलिस्ट, क्योंकि एक्वाइनस नॉमिनलिस्ट नहीं है, वो स्कॉलास्टिक भी नहीं है। तो जितने हैं वो सारे स्कॉलास्टिक्स ही हैं। हाँ। 10th से 12th सेंचुरी? नहीं नहीं, ये शुरू होता है, ऑगस्टिन से बहुत पुराना है। ये बोएथियस एक मसला खड़ा करते हैं यूनिवर्सल्स के ऊपर। जब हमें यूनिवर्सल्स और पर्टिकुलर्स की डिस्टिंक्शन का पता है? नहीं पता। यूनिवर्सल और पार्टिकुलर क्या होते हैं? एक होता है, लिखते उसको इस तरह हैं, अगर हम लिखने पे जाएं, मैं बहुत तेज जा रहा हूँ। नहीं, आप बड़ा अच्छा जा रहे हैं। सही है। हाँ, पर्टिकुलर जो है कोई भी ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड में नज़र आने वाली चीज़, अगर हम सिर्फ ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड को ले लें, जैसे ये है डस्टर है, ये ग्लास है, ये मोबाइल है, कैमरा वगैरह वगैरह, एक किसी भी स्पीशी का कोई मेंबर होगा वो पर्टिकुलर होगा। समझ लें, कोई अगर बड़ा सेट है, ग्रोह है पूरा, उसमें जो उस ग्रोह का एक मेंबर है वो पर्टिकुलर है। अब जो पूरा ग्रोह है वो यूनिवर्सल है। हज़रत अफलातून के यहाँ इसको फॉर्म कहते हैं या आर्किटाइप कहते हैं या आर्की कहते हैं। फॉर्म कहते हैं या आर्की कहता है वो। ये सी है,
मैं थोड़ा इस तरह से होता हूँ। जो यहाँ पे वो नेक्स्ट करें वो आ जाता है। ये है यूनिवर्सल या फॉर्म जो है वो फिज़िकल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करते। फिज़िकल वर्ल्ड की तमाम एंटिटीज़ जो हैं वो पर्टिकुलर्स हैं, और जितने भी पर्टिकुलर्स हैं उनको एग्जिस्टेंस के लिए फॉर्म की ज़रूरत होती है। उसको ज़रूरत ही कहते हैं, वो बेहतर चीज़ है। मगर वो एग्जिस्ट इसलिए कर रहे होते हैं क्योंकि फॉर्म एग्जिस्ट कर रही होती है, और फॉर्म उसकी एग्जिस्टेंस रिफ्लेक्शन है फॉर्म की। यानी कि टेंजिबल और इनटेंजिबल। इधर फॉर्म फिलोसॉफिकल माने में इंसान एक फॉर्म है, उसको आप पकड़ तो नहीं ना सकते। इंसान एज अ कॉन्सेप्ट तो नहीं पकड़ सकते। अच्छा, इंसान एज अ इट इज ओनली नोन थ्रू पर्टिकुलर्स। अच्छा, पर्टिकुलर खुद अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकता जब तक एक परफेक्ट एग्जिस्टेंस उसके पास ना हो, और वो परफेक्ट एग्जिस्टेंस जो है वो उसकी यूनिवर्सल है, जो कि पूरा एक सेट है, समझ लो जीनस है उसका, या यूँ समझ लो फॉर्म है उसकी। उसको फॉर्म कहते हैं। प्लेटो के यहाँ फॉर्म और जीनस में फ़र्क होता है, वो फॉर्म डिफरेंट लेता है, खैर वो एक अलग बहस है, सवाल जो आपने करेंगे वो एक अलग मामला है। मगर फॉर्म जो है उसकी वजह से एग्जिस्ट कर रहे होते हैं क्योंकि वो एक्चुअल है, बाकी सारे हैं उसमें इंसान होने की कंप्लीट खासियत नहीं है। मतलब इंसान होने का अगर बहुत महदूद मानों में लिया जाए, आप हैं, आप में 6 अरब लोगों की खासियत नहीं है सिंपल मानों में, तो आप इस माने में भी इंसान नहीं है जो 6 अरब लोगों को अगर हम इंसान कहें तो। वो तो एक अलग बात है कि प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन क्या होगा, मतलब आप एम्पेरिकली भी कम्प्लीटली एक इंसान नहीं हो सकते। तो वो जो आइडिया ऑफ कंप्लीट परफेक्ट ह्यूमन आइडिया जो यूनिवर्सल है, वो जो है उसकी वजह से हम एग्जिस्ट कर रहे हैं, हम उसकी रिफ्लेक्शन हैं, तो उसको यूनिवर्सल कहते हैं। इस तरह एक कप का यूनिवर्सल होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का एक यूनिवर्सल होगा, सब चीज़ों का अलग अलग यूनिवर्सल्स होती हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि मतलब जो कोई भी पर्टिकुलर होता है वो अपनी यूनिवर्सल को 100% रिफ्लेक्ट नहीं करता, कर ही नहीं सकते। ये मतलब है इसका। कैसे कर सकते हैं? अच्छा, इसके ऊपर एक एग्जांपल है, जिस तरह मैं कहूँ कलर्स, वो यूनिवर्सल हो गया और पर्टिकुलर्स हो गए रेड, ब्लू, ग्रीन। नहीं, वो एक अलग मामला है पूरा। घोड़ा इज अ यूनिवर्सल, हॉर्स, पर्टिकुलर हॉर्सेस कैन बी मिलियंस, लेकिन जो पर्टिकुलर है वो यूनिवर्सल की रिफ्लेक्शन नहीं है ना। 100%। 100% क्या मतलब कंप्लीट रिफ्लेक्शन होगी उसकी। कंप्लीट होगा तो एक हो जाएगा। नहीं, वो तो कंप्लीट रिफ्लेक्शन तो कोई नहीं होगा, वो इम्परफेक्ट है। बेसिकली इट्स अ क्वालिटेटिव कांसेप्ट। क्वालिटी कभी एग्जॉस्ट नहीं हो सकती ना। मिलियंस ऑफ हॉर्सेस आए जा रहे हैं दुनिया में, वो क्वालिटी एग्जॉस्ट नहीं हो रही। तो जो एक्सटिंक्ट हो रही है वो ये बात आप फॉलो कर रहे हैं। एक्सटेंट हो ये रहा जो एग्जांपल इन्होंने अभी दिया था, जिस तरह आप एक इंसान है और आप में 6 बिलियन लोगों की क्वालिटीज नहीं आ सकती, इसका क्या मतलब है। है? ये सवाल जो आपने बात की। अच्छा, इसको एक और तरीका है जो ज़्यादा आसान है, वो ये है कि एक डेफिनेशन है इक्विलेटरल ट्रायंगल का। जिस तरह उस दिन हम कह रहे थे कि पॉइंट जो है वो जो ज्योमेट्री की क्लास में वो ना दिखाई जा सकती है, ना ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड में वो एग्जिस्ट करती है। ट्रायंगल उसी तरह ना दिखाई जा सकेगी, ना ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड में एग्जिस्ट करेगी। मगर जो डेफिनेशन है ये उसकी परतों है, उसकी एक रिफ्लेक्शन है या उसकी एक सिंबॉलिक फॉर्म है। यहाँ पर जितने ट्रायंगल एग्जिस्ट करेंगे वो उस डेफिनेशन को रिफ्लेक्ट करेंगे। जो एक्चुअल ट्रायंगल है वो तो वो डेफिनेशन है, वो तो ये नहीं होगा। तो द डेफिनेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग जो है वो फॉर्म है उसकी, जो डेफिनेशन ऑफ ग्लास है वो उसकी फॉर्म है, हर चीज़ की जो। हाँ, ये तो प्लेटो के यहाँ सिंपल मान, फिर दोबारा वहीं पे जाते हैं। प्लेटो के यहाँ यूनिवर्सल जो है वो यहाँ पे नहीं है, यूनिवर्सल ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड से बाहर एग्जिस्ट करती हैं। एक और शख्स आते हैं जो उनके शागिर्द भी हैं, वो ये मानते हैं कि इस दुनिया में अगर फॉर्म नहीं है तो हमारे पास बहुत माइन्यूट लेवल में भी नॉलेज जो है वो कंटिंजेंट हो जाता है, तो ऑब्जेक्टिव तरीके से हम किसी नॉलेज को सही तरीके से प्रूव नहीं कर सकते। पहला तो ये मसला है। दूसरा एक और मसला है कि अगर हम कहें कि ये एक फॉर्म है मोहतशिम का, समझ लो ना, मोहतशिम एक पर्टिकुलर है, उसमें
मर्द होना एक खासियत है। ठीक है। ऑब्वियसली जो फॉर्म के अंदर डिस्टिंक्शन होगी वो मर्द एक सबसेट होगा और औरत एक और सबसेट होगी। तो इसके अंदर फिर मैन आता है, मतलब ह्यूमन बीइंग के तौर पे मैन काइंड लिख लें, अगर कोई रेसिस्ट सेक्सिस्ट ना हो यहाँ पे। तो लेकिन ठीक है। अब मैन काइंड जो है, मैं यहाँ पे क्यों आया, यहाँ पे बेहतर था। मैन काइंड या उसके दरमियान जानवर जो होगा, ये घोड़ा होगा, वो भी जानवर है, इंसान भी जानवर है। तो उन दोनों के दरमियान जो डिस्टिंक्शन है, जो डिफरेंस है, वो एक और फॉर्म है, फॉर्म ऑफ डिफरेंस कहते हैं उसको। जी हाँ, प्लेटो के यहाँ उन दोनों में सिमिलैरिटी जो है वो एक और फॉर्म है, जिसको फॉर्म ऑफ सिमिलैरिटी कहते हैं। सिमिलैरिटी, जिसकी वजह से सिमिलैरिटी में नज़र आती है ना, हमें एक फॉर्म के अलावा सिमिलैरिटी नज़र नहीं आएगी। अब मसला ये है कि सिमिलैरिटी और डिफरेंस के दरमियान जो डिफरेंस है उसके लिए एक और फॉर्म की ज़रूरत पड़ेगी, फिर उसकी सिमिलैरिटी के लिए एक और फॉर्म की ज़रूरत पड़ेगी जिन दोनों से मुख्तलिफ होगी मगर दोनों की नेचर इसके अंदर सेम होगी। इसको थर्ड मैन प्रॉब्लम कहते हैं। इसका मतलब ये है कि फॉर्म कंटिन्यूसली हम जितने भी एक रिग्रेशन में चलते जाएंगे, हमें उसके ऊपर एक और फॉर्म मिलेगा, फिर उसके ऊपर एक और फॉर्म मिलेगा। प्लेटो उसको कैसे सॉल्व करते हैं मामला अलग है, मगर इसके ज़रिए से अरस्तु एक और चीज़ निकालता है। वो ये है कि फॉर्म को बाहर ना रखा जाए, फॉर्म को पर्टिकुलर्स के अंदर रखा जाए। तो पर्टिकुलर्स जो हैं वो बैक वक्त मटेरियल भी हैं, फॉर्मल भी हैं, मतलब उनमें फॉर्म एग्जिस्ट करती है और मटेरियल है। ये बहुत बड़ा फिलोसॉफिकल शिफ्ट है। वो ये कह रहा है कि इंसानों की फॉर्म कैन बी डिड्यूस्ड बाय लुकिंग एट ऑल दीज ह्यूमन बीइंग्स। इट्स नॉट समथिंग इन द एयर, इट इज राइट हियर। Although it can't be grasped, but it can be intellectually abstracted as a concept. सही कह रहा हूँ सर, आपसे सीखा? जी जी। नहीं, वो हो गया। अच्छा, अब इन दोनों में इन्वेस्टिगेशन का फ़र्क है। जैसे कह रहे थे कि प्लेटो का इन्वेस्टिगेशन ये है कि अगर आप सेक्लूजन में बैठ के मैथमेटिक्स या ज्योमेट्री के ज़रिए से भी और किसी और तरीके से भी उस फॉर्म तक पहुंच सकते हैं। अरस्तु के यहाँ चूँकि फॉर्म का ताल्लुक डायरेक्टली एक पर्टिकुलर से होता है, तो आप ऑब्जर्वेशन से उसको लेते हो। ऑब्जर्व, अगर आप नेचुरल वर्ल्ड की बात कर रहे हो तो आप उसको ऑब्जर्व करते हो और वहाँ से डिड्यूस करते हो। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि हम पर्टिकुलर्स को पर्टिकुलरली उसी तरह ऑब्ज़र्व कर रहे हैं जिस तरह बायोलॉजी में या कहीं और ऑब्ज़र्व होता है। हम अपना प्रिंसिपल लेते हैं कि इंसान जो है माकूल है, वो समाज में होता है, इसलिए वो समाजी जानवर है, क्योंकि उसमें जानवर की खासियत है। हम इस बात को साबित करने के लिए सिर्फ बाहर से खड़े होकर सोसाइटी को देखते हैं कि आया इंसान इस तरह का है, और हम साबित करते हैं कि इंसान इस तरह का है, फिर हम वापस आते हैं, दोबारा आर्गुमेंट को जस्टिफाई करते हैं। अरस्तु के यहाँ ऑब्जर्वेशन इस हद तक है, हम नेचर को छेड़ के ऑब्जर्व नहीं कर सकते, एक्सपेरिमेंट। वो अगला शिफ्ट आएगा जिसको आप आजकल साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन कह रहे हैं। एरिस्टोटल अभी भी उस हद तक नहीं गया है। हाँ, वो अभी भी जनरल प्रिंसिपल्स निकालना चाह रहा है फ्रॉम जनरल ऑब्जर्वेशन। तो इस तरह के फॉर्म को कहते हैं हाइलोमॉर्फ। ये अरस्तु का अच्छा, अगले स्टेज में जो तीसरा एक इसका मतलब बता दो। अच्छा, हाइलोमॉर्फ का, हाइलोमॉर्फ मॉर्फ फॉर्म को कहते हैं। हाइलो जो हेवला होता है, जिसको हम हेवला कहते हैं। लिटरली हाइले का मतलब शायद वुड है या मैटर है, और फॉर्म वो जो एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म है, एक मैटर एंड फॉर्म की मिक्सचर जो होगी, हाँ, वो हाइलोमॉर्फ होगी। हाइला जो मैटर साइड है, मॉर्फी जो है वो फॉर्म साइड। एरिस्टोटल केस में है हाइलोफॉर्म, हर चीज़ हाइलोमॉर्फ होगी। अगर हाइलोमॉर्फ ना हो तो काफ़ी मसले खड़े होते हैं, जो कि अलग मामला हैं। प्लेटो में ये नहीं है, प्लेटो में अलग अलग है। प्लेटो में एग्जिस्टेंस इस वर्ल्ड की बहुत थोड़ी सी है, जो कि ना होने के बराबर है। अरस्तु इस वर्ल्ड को एग्जिस्ट करवाता है
कि भी ये दुनिया एग्जिस्ट करती है। अगर हम ये ना माने तो सब्सटेंस की एक्सप्लेनेशन गलत हो जाती है। नेक्स्ट करें जी, आगे तो अरस्तु है, हम जाएँ ये अरस्तु है, नेक्स्ट है। ठीक है ना, प्लेटो से एरिस्टोटल तक का सफर अभी थोड़ा सा तय किया। अब अगला जो है वो कहते हैं कि फॉर्म जो है या यूनिवर्सल या जेनस जो है वो एक्चुअली मेंटल कॉन्सेप्शन है। वो ना अंदर एग्जिस्ट करती है मेटाफिजिकली, ना ही वो इस ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड से बाहर एग्जिस्ट करती है। वो एग्जिस्ट करती है ह्यूमन माइंड में बहैसियत कॉन्सेप्ट। जो पर्टिकुलर्स हैं हम उनको परसीव करते हैं और उनको परसीव एज ए जीनस इसलिए करते हैं क्योंकि वो कॉन्सेप्ट्स हमारे अंदर एग्जिस्ट करती हैं। क्लियर है? सर हिल चुका है। नहीं? अच्छा देखें, हम जब इस गिलास को देखते हैं या किसी भी गिलास को देखें या हम किसी तसव्वुर करें गिलास का, तो हम जो तसव्वुर कर रहे होते हैं वो मुख्तलिफ पर्टिकुलर गिलासों का कर रहे होते हैं। उसके अंदर कोई ख़ास एक यूनिवर्सल फॉर्म नहीं होता। तो हम जिस चीज़ को परसीव कर रहे हैं वो एक गिलास है। हम इन सब को सिमिलर इसलिए जानते हैं कि हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है सिमिलैरिटी का, या गिलास होने का एक कॉन्सेप्ट है जो कि हमने लैंग्वेज से या सोशल इंटरेक्शन से सीखा है। वो एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करते माँ सिवाय माइंड के। माइंड एक अलग मामला है। आहिस्ता आहिस्ता हम नीचे आते जा रहे हैं। ये जो हैं आसमानों में, ये नेचर में, ये माइंड में। जो कॉन्सेप्चुअलिस्ट हैं उनके जद्द अमजद जो हैं पीटर अबिलार्ड हैं, बाबा आदम जो हैं। हाँ, कॉन्सेप्चुअलिस्ट जो हैं उनको समझ लें, पीटर अबिलार्ड उनके सबसे बड़े मानने वाले हैं। पीटर अबिलार्ड कॉन्सेप्चुअलिस्ट। अब स्कोलास्टिक्स में आ गए। जी हाँ, अरस्तु का जो बहस है, ये जो पूरी जो आर्गुमेंट है ये बोएथियस खड़ा करता है कि यूनिवर्सल मुख्तलिफ किस्म की हो सकती हैं, या ये होगा या ये होगा या ये होगा ये होगा। वो सिर्फ एक सवाल खड़ा करता है। 5th सेंचुरी 5th सेंचुरी में। हाँ, तो उस सवाल के मुख्तलिफ लोग हैं जो उन्होंने जवाब दिए हैं, और सारे कहते हैं कि बोएथियस एक्चुअली ये मानता था। ये अबिलार्ड है, ये कहता है कि बोएथियस मानता था, और बोएथियस ये कहता है कि ऑगस्टिन मानता था, और ऑगस्टिन कहता है कि अरस्तु मानता था। हालांकि अरस्तु कुछ और मानता। जी हाँ, अरस्तु कुछ और मानता था। तो नेक्स्ट जो है वो हमारे यहाँ आते रोसलिनी। रोसलिनी एक बहुत दिलचस्प शिफ्ट है जो कहते हैं कि ना हम यूनिवर्सल्स कंसीव कर सकते हैं और ना ही यूनिवर्सल्स एग्जिस्ट करती हैं। जो कॉन्सेप्शन जिसे अबिलार्ड कह रहा है वो खुद भी एक पर्टिकुलर है। जैसे तसव्वुर है इंसान का, वो एक और तसव्वुर की निस्बत एक पर्टिकुलर तसव्वुर है। हाँ, एक पर्टिकुलर है। और वो जो यूनिवर्सल के अंदर एक तसव्वुर ही है। हाँ, अगर हम तसव्वुर को सारा तमाम तसव्वुर को यूनिवर्सल लें तो हम एक्चुअली ये कह रहे हैं कि तसव्वुरात जो हैं मुख्तलिफ पर्टिकुलर्स हैं, उनका एक नाम है यूनिवर्सल। यूनिवर्सल जिसको नाम देते हैं हम, वो ना एग्जिस्ट करते हैं ना हम उसको कंसीव करते हैं। हम कंसीव मुख्तलिफ गिलासों को करते हैं, और जो यूनिवर्सल है, जो फॉर्म है, वो एक जर्नलाइज्ड उस गिलास की पर्टिकुलर्स की जर्नलाइज शक्ल है, जो हम अज्यूम करते हैं कि एक जनरल अगर शक्ल होगी तो आइडियल गिलास इसको कहा जाएगा जिसमें इस तरह का हो और उसमें पानी पिया जा सकता है, जो एक्चुअली पर्टिकुलर से आई है। वो प्लेटो की तरह नहीं है कि ऊपर से आके, मतलब यूनिवर्सल से हम पर्टिकुलर को जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं। हम पर्टिकुलर को ही देख रहे हैं और पर्टिकुलर ही देख रहे हैं और कंसीव भी पर्टिकुलर कर रहे हैं। यूनिवर्सल कुछ भी नहीं है यहाँ पे। जी हाँ, उससे हम एक जनरलाइजेशन दिमागी कोच से बना सकते हैं। जी जी, ग्लास ऐसा। और वो जनरलाइजेशन ये है कि हम मुख्तलिफ पर्टिकुलर्स को बैक वक्त उनका जिक्र कर रहे हैं। ये नहीं है कि वो भी एक खासियत रखती है, नहीं। एक सेट है जैसे कि नेचुरल नंबर है, वो एक जनरलाइजेशन नहीं है। वो सारे नंबरों को हम रिफ़र कर रहे हैं कि ये XYZ नंबर्स हैं सारे, ये कोई ख़ास नेचर नहीं रखती। ये सारे नंबर हैं, इनको हम ये नेचुरल सेट कहेंगे। ये सारे नंबर हैं, इनको हम कहेंगे ये इवन सेट हैं। ये सारे नंबर, इनको हम कहेंगे ये और सेट। ये को खास क्या मतलब मतलब अब 2, 4,
6 वगैरह वगैरह जो हैं इवन नंबर का सेट होगा। इवन नंबर का सेट है। इवननेस कोई चीज़ नहीं है, इन नंबरों के सेट को हम इवन नंबर कहते हैं। इवन कुछ नहीं। कुछ नहीं है, यूनिवर्सल नहीं है, वो सिर्फ एक नाम है जो हमने इनकी अरेंजमेंट कर दिया है, इतना है। बैक बेंचर्स में से कुछ नहीं। अब तो देव गिवन अप। फिलोसॉफिकल ये हम कह रहे हैं। बस अब सुनते जाएं, बाद में जब टेक्स्ट पढ़ेंगी ना वो टेक्स्ट बहुत अच्छा समझ आएगा इस डिस्कशन के बाद, क्योंकि आपने रिस्पॉन्स पेपर तो लिखना ही है। नेक्स्ट करें। इसी तरह यही बहस फिर आगे एक कदम जाएगी, वो ये है कि हम चीज़ों को जानते इस तरह से हैं कि हम डायरेक्टली एक चीज़ के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं कि ये एक ऑब्जेक्ट है और ये नहीं है, वो है वो नहीं है, फलां है फलां नहीं है। तो जो इशारा करना है वो पर्टिकुलर है, जो यूनिवर्सल होगा वो उन तमाम मुशार इलैह जो होंगे, जितने भी इशारे जिनके ऊपर इशारा किया जा रहा होगा, वो उनके मजमूए का नाम है। इवन जिसको हम जानते हैं वो भी पर्टिकुलर नहीं है एक्चुअली, वो सिर्फ और सिर्फ एक इंटरेक्शन है दोनों के दरमियान का। अब पर्टिकुलर को भी क्वेश्चन कर रहे हैं, मतलब हम जिस गिलास को देख रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि हम एक ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, उस इंटरेक्शन के दौरान जो हमें नतीजा निकल रहा है, मिल रहा है, वो इन्फॉर्मेशन जो है पर्टिकुलर है। और उस तरह की पर्टिकुलर्स को मजमूई तौर पे देखना यूनिवर्सल माना जा सकता है। माना जा सकता है। हाँ। आहिस्ता आहिस्ता आप देखें ना किधर जा रहा है फलसफा, स्लोली स्लोली। नेक्स्ट ये डॉन स्कॉटस हैं नाम बड़े सुने जी। जो सबसे बड़े और जय्यद किस्म के टर्निंग पॉइंट है वो विलियम ऑफ ओकाम है। विलियम ऑफ ओकाम एक तो शोला बयान। आप थोड़ा सा अगर वो देखें, मैंने कुछ टाइप किया है। आप पर्टिकुलर और जनरलाइजेशन की बात कर रहे हैं तो इंफिनिटी और एब्स्ट्रैक्ट मैथमेटिक्स के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो फिर इक्वली निगेट हो जाते हैं इसमें, या वो किस तरह से? ये कह रही है यूनिवर्सल और आर्किटेक्ट ओनली एग्जिस्ट फॉर मटेरियल ऑब्जेक्ट्स और कॉन्सेप्ट्स टू। अच्छा, इस पे हम आएंगे जब ये ओकाम को हम बहस करेंगे। जो ओकाम के नतीजे में एक बहस निकलती है उसमें ये सारे मसले हल होते हैं। सही टाइम से आया अच्छा, वैसे टाइम हो गया है। हाँ नहीं वो चल रहा है, ठीक है, सही। कोई नहीं, आप दोगे। सेम तरीके से कि जो इन्फॉर्मेशन है जो हमें मिलती है वो डॉन स्कॉटस बिल्कुल सही कहते हैं, वो इंटेंशनली जब हम पॉइंट कर रहे होते हैं उसी तरह मिलती है। डॉन स्कॉटस मानता है कि वो इन्फॉर्मेशन एक्चुअली हमारे जहन में होती है एज ए जनरल आइडिया। ओकाम कहता है कि अब फर्स्ट डिग्री इंटेंडेड टर्म जो है वो ये है कि हम एक पर्टिकुलर को जानते हैं। पर्टिकुलर को जानना एक एक्ट है, पर्टिकुलर खुद जो है वो एक्ट है जिसको हम जानना कह रहे होते हैं। अब उस एक्ट के साथ मज़ीद एक एक्ट इन्वॉल्व होता है जिसमें हम मुख्तलिफ पर्टिकुलर्स की तरफ इशारा कर रहे होते हैं, वो सेकेंड डिग्री ऑफ इंटेंडेड टर्म्स होता है। वो टर्म है, लैंग्वेज का हिस्सा है, वो ना नॉलेज है ना ही इंफॉर्मेशन है ना कुछ और है। यानी फिजिकल एग्जिस्टेंस एग्जिस्ट नहीं करती है, एग्जिस्ट नहीं करता वो। नहीं तो वो एग्जिस्ट करता है नहीं करता। यूनिवर्सल जो है वो लैंग्वेज का हिस्सा है, वो बाहर की चीज़ नहीं है। ये नोइंग पे बहस हो रही है। हाउ डू वी नो द वर्ड? थ्रू लैंग्वेज। ये अब नेक्स्ट कर दें तो वो मसले वर्ड आया कहाँ से? अगर मैं कुछ नहीं करता तो हमें लैंग्वेज इज आल्सो डिराइव्ड फ्रॉम आवर एम्पिरिकल नॉलेज। अगर लैंग्वेज एम्पेरिकल नॉलेज से डिराइव हुआ है तो इसका मतलब है कि उसकी हकीकत महज एम्पेरिकल हद तक एग्जिस्ट करती है। बट तो काम सही कह रहा होता है। आप क्या कह रही हैं? वो कह रही हैं कि यूनिवर्सल तो लैंग्वेज में आप क्या कह रही हैं? नहीं, यूनिवर्सल मानिफे से ये किसी ने नहीं कहा कि वो मीनिंगलेस है। मिसाल के तौर पर अबिलार्ड एक एग्जांपल देता है कि हम कहते हैं कोई सुर्ख रंग का गुलाब मौजूद है, या ये कहेंगे गुलाब सुर्ख रंग का होता है, रोज इज रेड, रोजेज आर रेड। अगर दुनिया में तमाम गुलाब ख़त्म हो जाएं तब भी ये स्टेटमेंट जो है फॉल्स नहीं होगा।
तो गुलाब होते थे वो लाल ही हुआ करते थे। उसका ऑब्जेक्टिव वर्ड से इस तरह का ताल्लुक़ नहीं होता। वो जो रिलेशन है लैंग्वेज के अंदर वो तो रहेगी, वो सारा कुछ एग्जिस्ट करता है। अब सवाल ये है कि जिसको हम यूनिवर्सल कह रहे हैं वो है क्या, जिसके लिए हम यूनिवर्सल का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या वो खारजी तौर पे एग्जिस्ट करती है, क्या वो ऑब्जेक्ट्स के अंदर एग्जिस्ट करती है, क्या वो कॉन्सेप्शन है, क्या वो नॉलेज है या नॉलेज नहीं है, इस पे बात हो रही है। ठीक है जी। और ये हुक्म ने ये उनके सवाल के जवाब था बेसिकली। जी इन्होंने क्या लैंग्वेज में करती है? हाँ, लैंग्वेज का ओरिजिन नहीं पता उस हाँ। पे बात नहीं होती। अब हुक्म के हाँ ये भी है कि यूनिवर्सल जो है वो नेक्स्ट किसी भी चीज़ को रेफ़र नहीं करती। यूनिवर्सल मैं किसी शे को रेफ़र नहीं करती। मोहतशम किसी शख्स को रेफ़र करता है, तैमूर किसी शख्स को करता है, आपका नाम किसी शख्स को करता है, ये केकरस है और ये एक केकरस है, ये किसी चीज़ की तरफ रेफ़र कर रहा है। केकरस खुद कोई चीज़ नहीं है, एक पर्टिकुलर चीज़ जो यहाँ पे है इसके लिए होना, इसका जो लफ्ज़ है वो मानी खेज़ है। जो जनरल आइडिया है वो इन तमाम मानी खेज़ तसव्वुरात की एक मजमूई शक्ल है, नाम है, शक्ल भी नहीं है। लैंग्वेज में हम कहते हैं मैन, वो एक लफ्ज़ है। ये कह रहे हैं उसकी पहचान देने के लिए बस, जैसे हमने इसको इवन की पहचान दी थी। जी हाँ। समझ आया। इसका मतलब यही है ना, इस पूरे जी जी, नॉमिनलिज्म इसीलिए इसको कहते हैं कि वो नाम को मानते हैं कि वो लैंग्वेज की वजह से सारा है। नेक्स्ट करें। अब नॉमिनलिज्म की वजह से काफ़ी मसले खड़े होते हैं। जो पिछला सारा इल्म था, पहला जो है वो ये है कि यूनिवर्सल वही है कि इवन वो पॉसिबली भी एग्जिस्ट नहीं करते, उनके कोई रेफरेंस नहीं होती। दूसरी ये है जो अहम है कि खुदा जो है वो भी महज पर्टिकुलर परसीव कर सकता है और करता है। इवेंट्स जितने भी हुए हैं वो पर्टिकुलरली हुए हैं। कायनात जिस तरह का है, अब तक तारीख जिस तरह की हुई है, खुदा ने इसी तरह कंसीव की थी और एग्जैक्टली इसी तरह वो आई है। अच्छा, इसके पीछे एक मुद्दा है, वो ये है कि उसका कोई फॉर्म नहीं होगा, क्योंकि फॉर्म तो नहीं है। अगर फॉर्म नहीं है और यूनिवर्सल एज इट इज़ इसी तरह है जिस तरह खुदा, मतलब ये सारे पर्टिकुलर्स ही हैं, तो कोई जनरल चेन भी नहीं है जहाँ पे वो जा रही है, तो पर्पस भी कोई नहीं है। जो अरिस्टोटल के दो कॉजेज़ हैं 4 में से, एक फॉर्मल है, मटेरियल है, एफिशिएंट है, फाइनल है। फॉर्मल नहीं है क्योंकि यूनिवर्सल नहीं है, ठीक है, पर्पस नहीं है, फाइनल कॉज नहीं है। जो कॉज बचते हैं वो 2 हैं। एफिशिएंट कॉज है जो वो जिसको बना रहा है उसको, और मटेरियल कॉज है जो चीज़ है। हमारे पास एफिशिएंट कॉज है वो खुदा है जिसने कायनात बनाई है, हमारे पास मटेरियल कॉज है ये है, बन गई है, इसके अलावा कुछ नहीं है। और ये पादरी हजरात फिलोसोफर, ये पादरी हजरात ही बता रहे हैं। खुदा कोई इक्वेशन से अभी नहीं निकाल रहे। नेक्स्ट इसका स्कॉलास्टिक्स पादरी थे। और यही वो बंदा था जो कह रहा था कि पादरी को चर्च नहीं चलाना चाहिए, चर्च बादशाह को चलाना चाहिए। ये कौन कह रहा था? और कहाँ विलियम हुकम। जो अखलाकियात है इसी सिस्टम के अंदर, वो मुख्तलिफ इवेंट्स को हम देखेंगे, उनको जज करेंगे कि कैसे हुआ था, और ये अज्यूम करेंगे कैसे होना चाहिए। जो राइट जजमेंट होगी रीजनिंग के थ्रू, वो अखलाकियात है। कोई गिवन मॉरलिटी एग्जिस्ट नहीं करती। तो फिर अखलाकियात है क्या, morality exist नहीं करती? हम रेशनल हैं, हम रेशनल हैं। हमें एक मशीन समझ लो या कि एक रेशनल बीइंग बना के भेजा गया है, तो हम खुद फैसला करेंगे क्या करना है क्या नहीं करना, रेशनली, लेकिन सही जजमेंट के साथ। सही जजमेंट दोबारा आपको उसी तरह जाएगी जहाँ पे वैसे जानी चाहिए। नहीं, रिलेटिव नहीं होगा यहाँ, सही जजमेंट रिलेटिव नहीं। ना ना ना, ये वो लोग नहीं जो चीज़ों को रिलेटिव मानते हैं। जो अराइव आपने करना है सही जजमेंट पे अपनी रैशनैलिटी को अप्लाई करके, वो ये है कि एक आप कानून लेंगे, ये कहेंगे कि ये एक सिचुएशन है, इसमें ये वाक़या हुआ है, उससे आप एक और सिचुएशन निकालेंगे पहले को एनालॉजी साबित करके। अगर ये दोनों सिचुएशन एनालॉजिकली ट्रू होती हैं, वो सही एनालॉजी है,
और दोनों डिडक्टिवली ट्रू होती हैं और सही लॉजिकल इस्तेमाल है, तब वो मॉरल एक्ट जो है जस्टिफाइड है, वरना वो जस्टिफाइड नहीं होता। क्रिएशन ऑफ द क्रिएशन पार्टिकुलर, जी, नेचर इज व्हाट गॉड कंसीव्ड टू क्रिएट, क्वेश्चन ऑफ द पर्पस इज नॉट देयर, नाइदर द फॉर्म, ये हो गया जो कि ये आपने बता दिया। अब जो हमारे पास नए शख्स हैं, तो यहाँ पे इन्फिनिटी और मैथमेटिक्स का कोई सवाल नहीं है। नॉमिनलिस्ट के यहाँ जो नंबर होगा वो किसी क्वांटिफायर को रेफर करेगी। इन्फिनिटी जो है वो एक चेन है जहाँ पे क्वांटिटी चलती है, नंबर एक। एब्सोल्यूट इन्फिनिटी जो है वो एक तस्वुर है कि एक मुमकिन इन्फिनिटी ऐसी होगी जिसमें तमाम इन्फिनिटी जो है मौजूद होंगे। अब मसला तब होता अगर एब्सोल्यूट इन्फिनिटी होती, ये नंबर होते, अभी नहीं है, ये सिर्फ क्वांटिटी की रेफरेंसेस हैं। अब यहाँ पे ये जो है एब्सोल्यूट खुद एक कमज़ोर आइडिया है, क्योंकि ये उसकी रेफरेंसेस की रेफरेंस है। ये मुख्तलिफ इनफाइनाइट जो होगा वो पर्टिकुलर्स की एक रेफरेंस है, वो खुद बड़ी नहीं है, वो अपने एज ए नॉलेज कमज़ोर है इससे। जो एब्सोल्यूट इन्फिनिटी को इन्फिनिटी से भी कमज़ोर है वैसे तो कॉन्सेप्शन, क्योंकि वो जिस नहीं करती इसलिए। हाँ, क्योंकि पर्टिकुलर्स में नहीं होती इसलिए। हाँ, मतलब एब्सोल्यूट जो है वो खुद डिपेंडेंट है एक ऐसी चीज़ पे जो खुद सिग्निफाई कर रही है एक ऐसी चीज़ को जो पर्टिकुलर भी नहीं है, वो सिर्फ नाम है। इन्फिनिटी के अंदर जो है पर्टिकुलर्स लाई करेंगे, इसके अंदर भी एब्सोल्यूट इन्फिनिटी के अंदर भी पर्टिकुलर्स लाई कर सकते हैं। जाहिर सी बात है, वरना 1/0, 2/0, 3/0 सारी ये सारे आ गए। एब्सोल्यूट इन्फिनिटी तो ये है कि सब कुछ है ना, वो सारे इन्फिनिटीज में जो चीज़ें एग्जिस्ट कर सकती हैं वो हाँ, यानी कि नेगेटिव का स्क्वायर रूट आ गया। जी जी। अब यहाँ तक बात कुछ समझ आई, कुछ समझ नहीं आई, यह सारी समझ आ गई। अब हम थोड़ा आसान जगहों पे जाएंगे, अब इतनी मुश्किल चीज़ें नहीं आनी, क्योंकि जो मुश्किल था वो सिर्फ यही था, जो बेसिस था कि ये बेसिस हैं सारी जो बाद में या के बाद दीगरे चैलेंज होती हैं, जिसके ऊपर साइंस पूरी खड़ी है। पहला जो शख्स जो सबसे बड़ा है जिसका नाम लिया जा सकता है वो तो ओकम ही था, उसके बाद जो दूसरा है वो फ्रांसिस बेकन है। फ्रांसिस बेकन साहब जो हैं इंग्लिश हैं, उनकी एक किताब है मशहूर न्यू ऑर्गेनन के नाम से, जो अरस्तु की ऑर्गेनन की रद्द है। न्यू ये उनकी किताब है, इसलिए बड़ा दिलचस्प किताब है वैसे ये, इन्होंने एफोरिज्म के अंदर लिखा है और अच्छा। बहुत खूबसूरत किताब है। वैसे तो लैंग्वेज अगर किसी और मानों में आप इसके अंदर इस सेक्शन में कहेंगे, पहले तो ये है कि इसका एक पूरा एम है इस किताब का, जिसका पर्पज़ पूरा का पूरा ये है कि हम ऑब्जर्वेशन के ज़रिए से नेचर की स्टडी करेंगे। खुदा ने हमें इस कायनात में भेजा है और हमारा पर्पज़ इस कायनात के साथ सबसे ज़्यादा अहम है इंसान का, जो ये नेचर चल रहा है। तो नेचर की स्टडी ही वो पर्पज़ है जिसकी वजह से खुदा ने हमें भेजा था असल में। अब ये रेनेसांस शुरू हो गई है, रेनेसांस हो चुकी है असल में, ये उसके बाद है 15th-16th सेंचुरी मेड है। तो ये लोग वो नहीं हैं जो साइंस क्रिएट कर रहे हैं, ये उनमें से कुछ लोग हैं जिनके बड़े बड़े आर्गूमेंट्स हैं जो जनरली जाने जाते हैं। ये पूरा एक सोशल डिस्कोर्स है जो चल रहा है, ये एक दो तीन चार लोग नहीं हैं। फ्रांसिस बेकन आता है, उसके पीछे 200 साल की 300 साल की ओखम वाली बहस चल रही है। उसके अंदर काफ़ी बड़े बड़े नाम हैं जो इसको काफ़ी मर खप चुके हैं, काफ़ियों को आग जलाया गया है। तो ये सारी बहसें जो हैं चलते चलते, स्टेट की भी बहस है, मोन्टेन उस वक्त आता है, माला ब्रांच इस वक्त आता है जिसकी अलग बहस है। तो वो पूरा एक ग्रोह है जो उस वक्त खड़ा है। तो एक उनमें से फ्रांसिस बेकन है जो स्टडी ऑफ नेचर को सिर्फ ये मानता है कि ऑब्जर्वेशन करनी चाहिए और जो ऑब्जर्वेशन के ज़रिए से मेथड रिज़ल्ट निकलेंगे वो सही मानने चाहिए, उसको हम इंडक्शन कहेंगे।
ऑब्ज़र्व करके मुख्तलिफ इवेंट्स को एक जनरल आइडिया निकालेंगे और उस आइडिया को दोबारा टेस्टिफाई करेंगे, वो ट्रू होगा तो उसको हम साइंटिफिक लॉ मानेंगे या ट्रूथ मानेंगे, साइंटिफिक ट्रूथ। नहीं वो नहीं जी जी। तो वो पहली चीज़ ये करता है कि वो कहता है सिलोजिज्म गलत है, जो अरस्तु का सिस्टम है। अरस्तु के सिस्टम में होता ये है कि आपको कुछ नया नहीं मिलता, आप एक्चुअली जो बता रहे होते हो उसका कंक्लूजन वही होता है जो पहले स्टेटमेंट में होता है, उसमें कुछ भी इंफॉर्मेटिव सा आर्गुमेंट कोई नहीं होता। आप ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड को सिर्फ यूं देख रहे हो कि आप अपनी आर्गुमेंट साबित करना चाहते हो। तो कहता है कि इससे कुछ हमें हासिल नहीं होना, तो लिहाजा इस चीज़ को ख़त्म कर दो। दूसरी जो चीज़ सबसे अहम है वो ये है कि वो कहता है जितने पहले के लोग हैं वो सारे बेकार हैं, उनको इग्नोर किया जाए। पहले के लोग अथॉरिटीज़ जितने भी हैं, जैसे इवन क्रिश्चियन अथॉरिटीज़ हो गए या ग्रीक्स हो गए, जितने भी हैं, उन्होंने यही गलती की है कि वो मंतक पे कायम रहे हैं, और मंतक ही बुनियादी गलती है। लॉजिक को अगर निकाल दो तो चीज़ें ज़्यादा सिंपल तरीके से समझी जा सकती हैं। आप भी मानती हैं? तो वो इंट्रोड्यूस करते हैं कि हम एक नया सिस्टम बिल्ड करेंगे जिसके अंदर हम ऑब्जर्वेशंस और एक्सपेरिमेंट्स के तहत साबित करेंगे कि क्या है। चहीता जो है रॉबर्ट बॉयल है, जो शायद किस चीज़ का था, सेल वाला था, कौन सा था? एक्चुअल साइंटिस्ट, ये खुद साइंटिस्ट था। फ्रांसिस बेकन ने काफ़ी ऑब्जर्वेशंस की हैं इस किताब में, जो लिख रहा होता है कि हमने गैस का किया था और इसका किया था। मगर ये खुद इस तरह करता है कि वो साइड पे खड़ा होता है, दो लड़के साथ में ऑब्जर्वेशन कर रहे होते हैं और ये ऑब्जर्व कर रहा होता है, सही ऑब्जर्वेशन कर रहा होता है। तो इस तरह गैसेस पे भी था इसका बॉयल, हाँ, प्रेशर और ये उसी का मेथड अपना रहा था। इससे पहले ऑब्जर्वेशन इतनी अहम चीज़ थी ही नहीं। इससे पहले ये था कि आप सिर्फ उसकी कंसिस्टेंसी देखते हो। कैरेक्चर ऑब्जेक्ट हैं, टेलीस्कोप से देख रहे हो कि भी हाँ ये यूँ मूव कर रहा है, पुराने डेफिनेशन के तहत एंगल जो है वो सही नहीं है, लिहाजा ये एंगल कुछ यूँ करके है, तो उससे जो कुछ नतीजे निकलते हैं वो और मामला है। वो डिडक्शन एक ज्योमेट्रिक सिस्टम है, फ़र्क है। आप उस पूरे को इग्नोर कर रहे हो और गिलास को नीचे बस 10 बार फेंक रहे हो और कहते हो हाँ देखो गिलास 10 बार गिरी और ये किस्म की आवाज़ें आई, उसको इन्फॉर्मेशन दे रहे हो और उसी को कानून बना रहे हो। पीछे का कोई इन्फॉर्मेशन है ही नहीं आपके पास, इसी को एक्चुअली सारा कुछ मान रहे हो। जब ये निकलेगा सारा, फिर आप कहते हो कि ये सही है, पिछला जितना जिन्होंने कहा है वो गलत है क्योंकि ये था, ये एक्चुअल है, वो तो सोच में था। इवेंट तो ये है जो हुआ है, तो ये ऑब्जर्वेशन का सारा है। तो इसके हम नेक्स्ट करें। वो कहता है कि हमारे यहाँ नॉलेज में 4 बड़े इल्यूजन हैं, या उनको आइडियल्स कहता है वो। पहला आइडियल जो है वो आइडियल ऑफ ट्राइब, उसका नाम है ट्राइब। हाँ, ये बड़े मज़े का है। अगर हम एलिगरी ऑफ केव को जानते हैं प्लेटो के, कि कुछ लोग होते हैं वो केव में होते हैं, बंद होते हैं, तो उनके पीछे से एक लाइट आ रही होती है और सामने एक स्क्रीन होता है, वो कहीं देख नहीं सकते, तो वो स्क्रीन पे जो नज़र आ रहा है उसको हकीकत मानते हैं। उनमें से एक बंदा भागता है और थोड़ा सा ऊपर जाता है, जैसे यहाँ पहुँच गया, उसको नज़र आता है अरे वाह ये तो लोग हमें सारे गलत रास्ते पे वो स्टैचू खड़ा करके आग के सामने हमें पुतले दिखा रहे थे, और असल में तो ये आग है और सामने जो है सिर्फ स्टैचू हैं, वो कठपुतलियों की तरह हिला रहे हैं और सामने स्क्रीन पे हमें दिखाए जा रहे हैं। तो उसको सामने से एक दरवाज़ा नज़र आता है, जैसे वो एक दरवाज़ा, और वहाँ से तो हल्की सी रोशनी नज़र आती है और वहाँ से भागता हुआ बड़ी मुशक्क़तों से वहाँ से क्रॉस कर जाता है, तो वहाँ से उसको रोशनी नज़र आती है। जो छोटे छोटे ट्रायंगल नुमा या कुछ और शेप्स के जो स्टैचू बन रहे थे, जो जिसकी छाँव नज़र आ रहा था, उसकी असल शक्ल जो है वो बाहर नज़र आती है रोशनी में, वाज़े तरीके से वो देख सकते हैं। अब वहाँ पे जो अंदर कैद ग्रोह है वो आइडियल ऑफ ट्राइब का शिकार है। वो है एरर इन द परसेप्शन इटसेल्फ कॉज्ड बाय लिमिटेशन ऑफ द ह्यूमन सेंसेस व्हिच गिव एक्सेस टू द डेटा। वो बंदा यहाँ पे कैद है, उसको जो उस कैद के दरमियान नज़र आ रहा है और उसको ही हकीकत मान रहा है, वो उसके आर पार सोच ही नहीं रहा। असल में अरिस्टोटल हमारे सेंसेस को ये इस्तारा है ना, कह रहा है our senses are the shackles which limit our knowing of reality। उसके यहाँ इस तरह है। ठीक, I think सबके यहाँ है। ये तो उसी को चैलेंज करने वाले हैं।
अब आइडियल ऑफ केव जो है वो शख्स जो केव के अंदर है, पहला तो ये है कि आपको जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है अहम इन्फॉर्मेशन है, अहम कोई तीसरी चीज़ नहीं है, फॉर्म अहम नहीं है, स्टेचू अहम नहीं है। अगर आपको पता हो कि स्टेचू था तब भी सारा ठीक है। स्टेचू इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए था ना कि वो छाँव किस चीज़ का है, वो छाँव है या छाँव नहीं है, आप उसको कुछ और समझ रहे थे। अगर आप छाँव समझते तो आप केव में भी बेहतर थे कि हाँ ठीक है छाँव ही है उसकी। अब जो अगला है वो ये है कि केव का है विच इंट्रोड्यूस बाय इंडिविजुअल पर्सनल प्रेजुडिसेस एंड द पर्टिकुलर स्टाइल्स ऑफ द मोड्स ऑफ एक्सप्लेनेशन। अब वहाँ केव में जो लोग स्टेचू इस तरह घुमा रहे हैं, वो हर किसी का अपना ख्याल है कि भी हाँ मैं इसको उठाऊँगा और यूँ करके, और दूसरे का ये है ये, वो रियलिटी को जिस तरह दिखाना चाह रहा है वो प्रेजुडिस है। वो जरा कुछ हिलाए जुलाए नहीं, ये सिर्फ यूँ करता है, तो बंद नहीं होता क्योंकि चार्ज हो रहा है इसका। तीसरा जो है आइडियल ऑफ मार्केट होगा। हाँ, आइडियल ऑफ मार्केट ये है कि जो हम ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं, जो नाम जिस तरह हम दे रहे हैं किसी चीज़ को, या जैसे यूनिवर्सल के ग्लव्स हैं, अगर कोई ये माने कि यूनिवर्सल एग्जिस्ट नहीं करता और वो इसको इस्तेमाल इस तरह करता है कि यूनिवर्सल एग्जिस्ट करता है और किसी ऑब्जेक्ट को यूनिवर्सल माने, तो वो मसला लैंग्वेज की वजह से है जो मीनिंग दिया। हाँ। अब चौथा जो है आइडेंटिटी, आइडियल ऑफ थिएटर है, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ रिलीजन। ये अरस्तु साहब हैं जिन्होंने हमें इंतहाई रिडंडेंट किस्म का एक सिस्टम दिया था जो बिल्कुल गलत था, रिडंडेंट किस्म जो बिल्कुल गलत था, जिसको खाम पिछले समय में कि वो मिसलीडिंग सिस्टम्स ऑफ फिलॉसफी एंड रूल्स ऑफ डेमोंस्ट्रेशन, वो अरिस्टोटल ने रूल्स बनाए थे ना। ये डायरेक्टली अरिस्टोटल को कह रहा होता है कि ये बंदा वही है जिसने मतलब गलत हमें गाइड किया था, पिछले 1500 साल से हम गलत जा रहे थे, तो लिहाजा इसको छोड़ देना चाहिए। अब पार्ट 2 आएगा इसका। अब यहाँ पे ब्रेक थी, यहाँ पे ब्रेक थी, नोट कर लें आप। लिया जाए या ना लिया जाए।